हेलो बच्चों, जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेटा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो बेटा पिछली बार हमने रेजोनेंस के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो बेटा आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेटा इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है, इसको जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका, ठीक, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग डालिए बेटा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम? देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिख सकते हैं बेटा, it is the state in reversible chemical reactions which is achieved when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। देखो बेटा ये इसकी डिफिनीशन है, ठीक है। क्या होता है इक्विलिब्रियम? जब ये एक स्टेट है बेटा, जब वो तब अचीव होती है, एक स्टेट है बेटा केमिकल रिएक्शंस में। किन केमिकल रिएक्शन में? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में एक स्टेट है जो कब अचीव होती है बेटा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए। समझ में आता है? तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले जो है, देखो आपके चैप्टर में जो है केमिकल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और आयोनिक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक। वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड अदर इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम? देखो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है एक ऐसा स्टेट है, बिल्कुल जैसा मैंने पहले ही कहा आपको, एक ऐसा स्टेट होगा बेटा किनमें? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। उसको कहा जाता है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। देख, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा घुसने से पहले जो है हम इसको लॉजिकली समझते हैं। लॉजिकली बोले तो अपने डेली लाइफ में जो है आप इस इक्विलिब्रियम को जो है कैसे देख पाओगे? अपने डेली लाइफ में जो है आप इस इक्विलिब्रियम को जो है कैसे नोट्स करोगे कि हाँ इक्विलिब्रियम जो है ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। तो लॉजिकली पहले इसको समझते हैं इस चैप्टर में घुसने से पहले, ठीक, ताकि आपको डेली लाइफ में जो है आप देख पाओगे, आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका आ चुका है। फॉर एग्जांपल बेटा आपने तराजू तो देखा होगा, तराजू में एक टाइम पे जो है इसका वजन नीचे, दूसरे टाइम पे इसका वजन नीचे ऊपर होता है, ऐसे वैसे होता रहता है। लेकिन अगर जो है उस तराजू का दोनों साइड का वजन जो है इक्वल रख दिया जाए, वो तराजू जो है बिल्कुल बैलेंस पे आ जाता है। जब वो बैलेंस हो जाता है तो हम कहेंगे उस टाइम कि तराजू जो है उसका इक्विलिब्रियम, ये तराजू जो है ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। लाइकवाइज अगर कोई पत्थर है बेटा, फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है, इस साइड से जो है आप इसको जो है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां से जो है बैकवर्ड साइड में जो है आप इसको 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये पत्थर हिलेगा? क्या नहीं हिलेगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है इस सिस्टम पे दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या है उस टाइम पे जो है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है।
लेकिन आपने बेटा ये बात नोटिस की, ये जो इक्विलिब्रियम आ गया, चाहे मैंने तराजू की बात की हो, चाहे मैंने पत्थर की बात की हो, या एक और एग्जांपल है बेटा, दैट इज सीसा। बट सीसा जिसपे बेटा बच्चे सवारियां करते रहते, सीसा एक टाइम पे ऊपर एक टाइम पे नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर उस सीसा पे जो है ऐसे दो बच्चे रख दिए जाए जिनका वजन जो है इक्वल होगा, ठीक है, अगर उस पे जो है ऐसे दो बच्चे रखें जिनका वजन जो इक्वल होगा, तो क्या होगा बेटा, ये सीसा जो है बिल्कुल एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, सीसा जो है उसका इक्विलिब्रियम आ चुका है, सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो ये तीन एग्जांपल मैंने दिया आपको लॉजिकली समझने के लिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। हमने अभी जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम बेटा, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की कि, ठीक है, लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, यानी कि डेली लाइफ में जो है आप इस इक्विलिब्रियम को कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ ये इक्विलिब्रियम है। मैंने इसके लिए आपको तीन एग्जांपल दी, सीसा की, तराजू की, और जो पत्थर है जो नहीं हिल रहा था। तो मुझे बताओ, जब इनका इक्विलिब्रियम आ गया, चाहे तराजू का इक्विलिब्रियम आ गया जब वो बैलेंस था, चाहे सीसा का इक्विलिब्रियम आ गया जब वो बैलेंस था, चाहे ये पत्थर ये हट नहीं रहा था, दैट मींस ये इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद में आप मुझे बताइए बेटा, क्या ये सिस्टम हिल रहा था? इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जब भी इक्विलिब्रियम आ गया, फॉर एग्जांपल तराजू का इक्विलिब्रियम आया था, दैट मींस वो हिल नहीं रहा था। क्या इक्विलिब्रियम आने के बाद में बेटा आप मुझे बताओ, क्या वो सिस्टम हिल रहा था? नहीं हिल रहा था, वो सिस्टम जो है वो रेस्ट पे था। समझ रहे हो? तराजू का जब बैलेंस आ गया, जब वो इक्विलिब्रियम उसका आ गया, वो तराजू जो है वो हिल नहीं रहा था, वो मोशन में नहीं था, वो एकदम जो है ऐसे रेस्ट पे था। तो बेटा ऐसा इक्विलिब्रियम, जब ऐसा सिस्टम बेटा, ऐसा इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए और सिस्टम रेस्ट पे हो, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद अगर सिस्टम रेस्ट पे हो और वो हिले ना, तो उस इक्विलिब्रियम को कहा जाता है बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Sorry, not dynamic equilibrium, that is static equilibrium. What? Static equilibrium. Static equilibrium. समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैंने आपको कहा कि हम पहले लॉजिकली समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? आपने देखा अपने डेली लाइफ में तराजू वो कब बैलेंस में आ गए? जब दोनों साइड का जो है वजन इक्वल था, दैट मींस नेट फोर्स जो है उस सिस्टम पे जीरो था, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद में क्या वो सिस्टम हिल रहा था? क्या वो सिस्टम हिल रहा था? नहीं हिल रहा था, वो फिर भी स्टैटिक था, वो रेस्ट पे था। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद अगर सिस्टम रेस्ट पे हो, वो वाले इक्विलिब्रियम जो है उसको कहा जाता है बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? तराजू जब उसका इक्विलिब्रियम आ गया, वो तो स्टैटिक था, वो तो हिल नहीं रहा था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, सीसा जब उसका बैलेंस हो गया तो वो इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, दैट मींस वो स्टैटिक था, रेस्ट पे था, तो उसको कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा आप बात करते हैं बेटा ऐसे इक्विलिब्रियम की जिसमें इक्विलिब्रियम तो आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद में जो है क्या होगा? इक्विलिब्रियम आने के बाद में मोशन जो है, चलना फिरना जो है वो रुकेगा नहीं, वो फिर भी होता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं? अब इक्विलिब्रियम आएगा जरूर, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम आने के बाद में सिस्टम फिर भी मूवमेंट में होगा। देखो इसको जो है हम कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बीकर लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बीकर, ठीक है। इस बीकर में जो है हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक जो है पानी हमने भर के रखा है। समझ रहे हो? बात समझ आ रही है? यहां तक जो है पानी भरा है, ठीक है ना। लेकिन यहां से जो है मैं क्या कर रहा हूं, इस बीकर को जो है मैंने थोड़ा सा यहां से छेद करके रखा है। ठीक, बीकर को मैंने नीचे से छेद करके रखा है, ऊपर से जो है और एक बीकर है बेटा, मैं उस बीकर के जरिए बेटा क्या कर रहा हूं, मैं उस बीकर के जरिए जो है, इसमें पानी है बेटा,
मैं इस बीकर के जरिए जो है इस बीकर में पानी डाल रहा हूं। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? एक बीकर लिया मैंने बेटा जिसमें पानी भरा हुआ है, इस बीकर को मैंने नीचे से होल किया, दिस इज द होल, एक छोटा सा छेद करके रखा। इस बीकर जो पानी से भरा हुआ है इसमें मैंने जो है ऊपर से नए बीकर से जो है पानी डाला, ठीक है। तो मुझे बताओ केस फर्स्ट में मैं कह रहा हूं आपको, अगर ये जो पानी जो इसमें डल रहा है ऊपर से, अगर उसके डलने का रेट जो है वो ज्यादा होगा किससे? पानी के निकलने से। देखो बेटा यहां जो छेद है, इस छेद के जरिए जो है छेद से पानी तो बाहर गिरेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूं, ये जो पानी इसमें ऊपर से डल रहा है, अगर इसके डलने का रेट जो है ज्यादा है किससे? ये जो यहां से पानी गिर रहा है, पानी तो यहां से होल से निकलेगा ना, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये डलने का रेट, पानी के डलने का रेट अगर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पानी के निकलने का रेट, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा पानी का लेवल जो है वो राइज होगा। अरे होगा कि नहीं? ऊपर से पानी डल रहा है, उसका रेट डलने का ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे जो होल है इससे निकलने का। यहां से पानी कम निकल रहा है लेकिन उसके बदले में जो है पानी ज्यादा डल रहा है। वही मैं कह रहा हूं, पानी के डलने का रेट अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी क्या निकलने का रेट, कहां से निकल रहा है? छेद के जरिए। तो उस केस में जो है वाटर लेवल राइज होगा। केस सेकंड में मैं बात करूंगा बेटा, देखो केस सेकंड में अगर मैं कह रहा हूं कि पानी का डलने का रेट जो ऊपर से इसमें डल रहा है, पानी के डलने का रेट जो है अगर वो कम है एज कंपेयर टू निकलने का रेट, छेद के जरिए जो यहां से पानी नीचे गिर रहा है वो अगर ज्यादा रेट से गिर रहा है एज कंपेयर टू डलने का रेट, जो इसमें पानी डल रहा है ऊपर से, अगर उससे जो है पानी नीचे ज्यादा गिर रहा है, उसका रेट जो है होल के जरिए गिरने का रेट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है वाटर लेवल विल डिक्रीज। सीधी सी बात है, छेद के जरिए पानी ज्यादा निकल रहा है एज कंपेयर टू डलने का रेट, पानी जितना डल रहा है लेकिन उससे ज्यादा नीचे गिर रहा है, तो सीधी सी बात है पानी का लेवल जो है वो नीचे गिरेगा। केस थर्ड में मुझे बताओ, अगर उतना ही पानी डलेगा जितना छेद के जरिए निकल रहा है, उतना ही पानी ऊपर से आ रहा है और उतना ही पानी जो है नीचे से छेद के जरिए निकल रहा है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है क्या होगा उस टाइम क्या होगा? ये लेवल जो है वाटर लेवल वो ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, बिल्कुल वो लेवल जो है आपको क्या लगेगा कि लेवल जो है कांस्टेंट है, यानी कि वाटर लेवल जो है वो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो आपको बेटा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो हम कहेंगे क्या? व्हेन जब रेट डलने का इक्वल होगा रेट ऑफ गिरने का रेट जो है, यानी कि पानी जो छेद के जरिए बाहर निकल रहा है उतना ही अगर निकल रहा होगा जितना ऊपर से डल रहा होगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे हम? ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। कैसे आपको दिखेगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है? ये वाटर लेवल जो है ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, आपको होता हुआ कुछ नहीं दिखेगा बेटा। ठीक, क्या लग रहा है आपको? जब ये इक्विलिब्रियम आ गया इस सिस्टम में, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद क्या सिस्टम मूवमेंट में था? जब पहला वाला केस मैंने कहा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम आया था, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद में सिस्टम जो है वो स्टैटिक पोजीशन पे था, वो हिल नहीं रहा था, उसको हमने कहा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ये वाला इक्विलिब्रियम जो है ये किसकी एग्जांपल है? इक्विलिब्रियम तो आ गया लेकिन सिस्टम जो है फिर भी मूवमेंट में है। देखो पानी तो फिर भी ऊपर से आ रहा है, पानी तो फिर भी नीचे से निकल रहा है, इक्विलिब्रियम तो आ गया, पानी का लेवल ना राइज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक ऐसे, ठीक, लेकिन फिर भी जो है पानी नीचे तो गिर रहा है ना, भले ही इनका रेट जो है इक्वल है, डलने का रेट और गिरने का रेट जो छेद के जरिए निकल रहा है उसका रेट तो इक्वल है, लेकिन सिस्टम जो है फिर भी डायनेमिक है, फिर भी मोशन में है। क्यों? देखो पानी फिर भी बाहर निकल रहा है, पानी फिर भी आप ऊपर जो है ऊपर से
इसमें डल रहा है। तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को जो है हम कहते हैं बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि चलता फिरता इक्विलिब्रियम, जिसमें इक्विलिब्रियम तो आता है लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद फिर भी सिस्टम मोशन में हो। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये वाला डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब मुद्दे की बात करते हैं बेटा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो आपको समझ में आ गया। देखो अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है बेटा, जो आपका चैप्टर है इक्विलिब्रियम में दो पार्ट्स है आपके, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आप मुझे बताओ बेटा, ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे स्टार्ट? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, मुझे बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये किसका एग्जांपल है? मुझे बताओ इस इक्विलिब्रियम में जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम पहले क्या होता है? ऐसा इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में होगा। सीधी सी बात है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे बेटा उनमें तो क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं। हमेशा इक्विलिब्रियम किन में आता है बेटा? अरे केमिकल इक्विलिब्रियम किन में आएगा? वो तो आएगा खाली किन में? रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल रिएक्शंस में खाली इक्विलिब्रियम आएगा, ये आपको याद रखना। इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे उनमें बेटा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। किन में होता है? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। समझ में आ रहा है? तो मेरे क्वेश्चन ये था, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये किसकी एग्जांपल है? इसमें जो है इक्विलिब्रियम जब आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम आएगा उसके बाद वो रिएक्शंस जो होंगे, जब वो इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल जब होंगे, तो मुझे बताओ जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा वो क्या स्टॉप हो जाएगी? क्या वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी या फिर वो फिर भी चलता रहेगा? याद रखना बेटा, केमिकल रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है बेटा, उनमें बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो आएगा जरूर, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा बेटा? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद में फिर भी रिएक्शन चलता रहेगा, फिर भी रिएक्शन जो है होता रहेगा, वो स्टॉप बेटा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि रिवर्सिबल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गए, दैट मीन इक्विलिब्रियम आ गया तो बस रिएक्शन स्टॉप हो गई। नहीं, रिएक्शन फिर भी चलता रहेगा, लेकिन आपको होता हुआ कुछ नहीं दिखेगा। तो देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है आपको पता है क्या है बेटा? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? क्या होगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा ऐसा स्टेट होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो। लेकिन मैं कह रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टैटिक की डायनेमिक, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होगा वो रिएक्शन फिर भी स्टॉप नहीं होगी, लेकिन आपको दिखेगा कि रिएक्शन स्टॉप हुई है, लेकिन वास्तव में रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन जो है फिर भी चलती रहती है। समझ में आ गया? केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या मुझे बताओ, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम सभी रिएक्शंस में होता है? केमिस्ट्री में जब जो भी रिएक्शंस है, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम सभी रिएक्शंस में अचीव होता है? इसका आंसर है बेटा नो। सभी रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होता है। ठीक है ना, सभी रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होता है। तो किन रिएक्शंस में बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होंगे? जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 क्या बनेगा? इसमें जो हमें ये रिवर्सिबल एरो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है।
ये रिएक्शन जो है इसका नेचर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन भी करता है और फॉरवर्ड रिएक्शन भी। क्या बनेगा बेटा? NH3। ठीक है ना बेटा? ये अगर 2 टाइम्स ले तो ये हमें 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है बेटा? तो ये एक ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा जिसमें, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा जिसमें क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक? फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक? तो इनिशियली क्या होगा बेटा? इनिशियली बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्या होगा बेटा? इनिशियली क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा खाली, इनिशियली खाली बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कि नहीं? इनिशियली रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना बेटा, तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी फिलहाल आपके पास रिएक्टेंट्स बचे हुए हैं, दैट मींस इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक? लेकिन विथ टाइम टाइम के अनुसार, टाइम के साथ साथ क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होता जाएगा। अरे टाइम के साथ साथ ये रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे प्रोडक्ट्स, दैट मींस टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन टाइम जब होता जाएगा रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा। जब प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा बेटा विथ टाइम, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होना शुरू हो जाएगा कि नहीं? C प्लस डी, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी करेगा। समझ आ रहा है? तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा, क्या मैं क्या कह रहा हूं? एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का रेट, यानी कि पहले इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था। क्यों? क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स नहीं बने थे, आपके पास खाली रिएक्टेंट्स थे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का इनिशियली ज्यादा था, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था। लेकिन टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट तो बना, दैट मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया। दैट मींस इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर, विथ टाइम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक? लेकिन एक टाइम बेटा ऐसा आएगा जब दोनों का रेट इक्वल होगा। क्या मैं कह रहा हूं? एट टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इनिशियली रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तब क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा विथ टाइम, दैट मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा ना विथ टाइम, सीधी सी बात है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बेटा इक्वल होगा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्या? तब हम कहेंगे बेटा इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है? तो क्या होता है इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में? ऐसा स्टेट जब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा इक्वल होगा, नॉट कांस्टेंट, इक्वल। ठीक है ना? तो इसको इतना डरना नहीं है, ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है इस चैप्टर को हमने। ठीक है? उतना जो है इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है बेटा। ठीक है? तो इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखो फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने ली, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है। ठीक है? तो मुझे बताओ यहां पे फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलने का रेट जो होगा वही किसके बनने का रेट होगा? अमोनिया के बनने का रेट। या दूसरे अल्फाजों में कहे, अमोनिया के डिकम्पोजिशन होने का रेट जो है वो इक्वल होगा किसके? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने का रेट। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन में रेट ऑफ
rate of formation of ammonia is equal to rate of decomposition of ammonia। ठीक है, जितना रेट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने का ताकि वो अमोनिया बनाए, उतना ही रेट जो है किसका है, अमोनिया के डिकम्पोजिशन होने का, ताकि वो किस में डिकम्पोज हो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो मुझे बताओ, जब इक्विलिब्रियम आ गया बेटा, आप मुझे बताओ क्या रिएक्शन स्टॉप होगी? क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल नहीं रहे और अमोनिया नहीं बना रहा? क्या अमोनिया टूट नहीं रहा और ब्रेक नहीं हो रहा, डिकम्पोज नहीं हो रहा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं बना रहा? क्या रिएक्शन स्टॉप हो गई है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद? यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया, दैट मींस इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्या लगता है आपको, क्या इक्विलिब्रियम जब आ गया, क्या रिएक्शन स्टॉप हो गई है? नहीं बेटा, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है। तभी तो मैंने आपको कहा था केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है कौन सा इक्विलिब्रियम आता है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको होता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, आपको बेटा होता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वास्तव में सब कुछ हो रहा है। अरे यही तो कमाल है, यही तो नेचर है इसका, यही तो कुदरत का कमाल है, ऊपर वाले का कमाल है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है भी है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो यही तो कुदरत का कमाल है बेटा। देखो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन आपको होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वास्तव में सब कुछ हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। वो कैसे लग रहा है आपको? देखो, इसका कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का भी कांस्टेंट होता है, याद रखना, और इक्विलिब्रियम पे हर किसी रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। जब अमोनिया का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया बेटा इक्विलिब्रियम पे, इन रिएक्टेंट्स का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, आपको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है। ठीक है ना, यही तो कमाल है रिवर्सिबल रिएक्शंस का, यही तो कमाल है इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस का, जिनमें इक्विलिब्रियम आता है। समझ रहे हो? आपको लगेगा कि इनका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है। देखो क्या है, असल में आपको क्यों लग रहा है कि कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा? रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब होता है, आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कि आपको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, रुक गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। रिएक्शन फिर भी चल रहा है, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। ध्यान से बेटा, यही कुदरत का कमाल है बेटा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर किसी जगह जो है कुदरत का जो है हाथ जरूरी है। ये केमिस्ट्री जो है इसमें भी अल्लाह का चाहना ही है। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, दैट मीन जब इक्विलिब्रियम आता है, आपको लगता है कि शायद रिएक्शन रुक गया। आपको क्यों लगता है कि रिएक्शन रुक गया है? आपको क्यों लगता है? असल में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको धोखा लग जाता है कि रिएक्शन शायद स्टॉप हो गया है। नहीं, याद रखना बेटा, जब इक्विलिब्रियम आएगा बेटा केमिकल रिएक्शंस में, किन केमिकल रिएक्शन में? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आता है, नॉट इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। ठीक है, तो क्या है, आपको होता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वास्तव में सब कुछ हो रहा है। ठीक, तो यही कमाल है इन रिएक्शंस का, रिवर्सिबल रिएक्शंस का, इनमें इक्विलिब्रियम आता है। याद रखना बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ठीक, जिसमें आपको होता हुआ कुछ नहीं दिखेगा इक्विलिब्रियम आने के बाद, लेकिन सब कुछ चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो इसको कहा जाता है बेटा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो किसके? बैकवर्ड रिएक्शन के। ग्राफिकली जो है अगर हम इसको प्लॉट करें बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से टाइम के साथ साथ जो है रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा?
मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मुझे बताओ दिस इज 0 इनिशियली, मुझे बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा इनिशियली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा इनिशियली ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इनिशियली ज्यादा होता है, जब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इनिशियली ज्यादा होता है प्रोडक्ट्स नहीं बने हुए होते हैं इनिशियली, तो दैट मींस आपके पास रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इनिशियली ज्यादा होता है, जब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इनिशियली ज्यादा होता है दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है क्या होगा, इनिशियली ज्यादा होगा, लेकिन विथ टाइम जो है क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ गिरता जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स सब बनना शुरू हो जाएंगे, वो बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे। ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। मुझे बताओ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इनिशियली मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कुछ होगा, क्या प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इनिशियली कुछ होगा, नहीं, प्रोडक्ट्स कहां से बनेंगे इनिशियली, वो तो बाद में बनेंगे जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, क्यों बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा टाइम के साथ साथ, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स जब बनते हैं वो कोलाइड होके बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे, तो टाइम के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया, दिस इज टी इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ग्राफिकली आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, दिस इज फॉर टी इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे जो है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।